बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से इसीलिए याद रखा जाता है और रखा जाएगा कि एक तो ये कि इस रोज़ ये मुल्क महज 24 बरस की कलील मुद्दत में टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और दूसरा पेशावर में हमारे मासूम बच्चों के साथ दहशतगर्दी का वो दर्दनाक सानहा पेश आया जिसे याद करते हुए आज भी आंखें नम हो जाती हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इन दोनों वाक़यात के मुतालिक कुछ ऐसे हक़ाइक़ को सामने लाएंगे जो हमेशा से गलत थे, जिनकी ना तो कोई मंतक है ना ही कोई अक़ली दलील। अगर हम बात करें सकूत ढाका के हवाले से पहले तो हैरत होती है कि पाकिस्तान की बानी जमात मुस्लिम लीग का जन्म ढाका से हुआ और उसकी बुनियाद भी बंगालियों ने ही डाली, मगर तल्ख़ हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान दो लख्त भी ढाका से ही हुआ। इस वाक़े का ज़िम्मेदार हम मौलाना भाषानी को ठहराएं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ठहराएं, जनरल अयूब या याह्या खान को, या फिर शेख मुजीबुर रहमान को। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया ने मशरक़ी और मग़रबी पाकिस्तान के दरमियान फासलों, ज़ुबान, रंग, नस्ल, मुआशरती और मुआशी हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए हालात इतने ख़राब कर दिए कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। इंडिया ने कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए मशरक़ी और मग़रबी पाकिस्तान के भाइयों के दरमियान दरारें डाल दी। कभी मुक्ति बानी का वजूद तो कभी भारतीय फौजियों के जरिए बांग्लादेश में जुल्म जबर शुरू कर दिया गया और हालात जंग की नौबत तक आन पहुंचे, और फिर नतीजा अलहदगी की सूरत में सबके सामने है। आज 51 साल गुजरने के बाद भी इंडिया उन्हीं मज़मूम मज़ाइम के साथ पाकिस्तान के खिलाफ फिर से साजिशें कर रहा है। कभी पेशावर में EPS जैसे स्कूल जैसे वाक़यात करवाने के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी बलूचिस्तान और गवादर जैसी जगहों पर अपने जासूसों के जरिए बदअमनी फैला रहा है। मौजूदा हुकूमत ने इंडिया के इन हथकंडों को बेनकाब करने के लिए अक़वाम आलम में भारतीय साजिशों को बेनकाब करने की हर मुमकिन कोशिश की है, मगर खित्ते में बदअमनी का मौजूद भारत अपनी रविश को जारी रखे हुए है। हमें भारत की इन साजिशों को कैसे बेनकाब करना चाहिए और सकूत ढाका से जुड़े कुछ ऐसे वाक़यात जो हमेशा से गलत कोट किए जाते हैं उनके बारे में आवाम को दुरुस्त हक़ाइक़ यकीनन जानना बहुत ज़रूरी है, और मौजूदा वक्त में भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कैसे कोशिश कर रहा है और हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए इस पर, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम हमेशा से सुनते हैं, मतलब ये उन चंद बातों में से एक चीज़ है जो कि 71 की जंग के हवाले से और पाकिस्तान के दो लख्त होने के हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। उनमें यह भी कि भारत ने पाकिस्तान के 93,000 फ़ौजियों को जो है 71 की जंग में यरग़माल बना लिया था, जबकि मग़रबी पाकिस्तान में तो तादाद ही 35,000 थी। फिर क्या है इस वाक़े की हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका इनायत फरमाया। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज की तादाद वहाँ पे 34-35 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी, और बाकी जो थे वो तो पुलिसमैन थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, सिविलियन ऑफिसर्स थे, उनकी बीवियाँ और बच्चे थे। इन सब को हिंदुस्तान को हैंड ओवर कर दिया गया था, क्योंकि डर ये था कि अगर ये नहीं किया तो इन्हें मुक्ति बाहिनी के थ्रू कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसमें से 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर तो हुए थे, मगर उसमें से जो फ़ौजियों की तादाद है वो ये 34-35 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, बाकी और लोग हैं। तो पहली बात तो ये थी, और ये हमने ये बात हिंदुस्तान ने 1972 से कहनी शुरू कर दी थी, मगर मेरी कौम को ये अकल नहीं आई और ये हमने कभी इस बात को क्वेश्चन नहीं किया। तकरीबन 50 से ज़्यादा किताबें लिखी गईं, जिनको फ़ौजियों ने भी लिखा है, सिविलियन अफसरों ने भी लिखा है, जर्नलिस्टों ने भी लिखा है। किसी ने इस बात को, इस सिंपल सी बात को भी क्वेश्चन नहीं किया। ये अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि हमने 2016 दिसंबर में अपनी किताब लिखी और उसमें इस बात को साबित किया, और पहली दफ़ा ये बात किसी ने हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट से साबित की कि जो बात हम कह रहे हैं कि वो सही है, कि ये 93,000 सिपाही नहीं थे। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये थी। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, मैं बिल्कुल ये जानना चाह रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके साथ साथ दो और इल्ज़ामात जो हम पे बहुत बड़े लगते रहे और हमने उसका भी कभी जवाब ठीक से नहीं दिया। एक तो ये कि क्या पाकिस्तानी फ़ौज ने 30 लाख बंगाली शहीद कत्ल किए और 2 लाख औरतों की बेहुरमती की। ये दोनों ही बातें 100% गलत। शेख मुजीबुर रहमान साहब ने ख़ुद एक कमीशन बनाया था 26 जनवरी 1972 को, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 20 अगस्त 1972 को, और उसमें उन्होंने साफ कहा कि
انفیکٹ کہ ہمارے اندازے کے مطابق 50,000 سے زیادہ لوگ قتل نہیں ہوئے یا مارے نہیں گئے، اور 2000 تقریباً 25,000 خواتین کا انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا، جو کہ ایک بہت ایگزیجریٹڈ تھا۔ ان کے پاس جو کمپلینس آئی تھیں وہ تو 2680 تھی، اور وہ یہ بھی نہیں تھا کہ یہ 2680 خواتین کی بے حرمتی پاکستانی سپاہیوں نے کی ہے۔ اس کے اندر کوئی مکتی باہنی والے بھی ہو سکتے ہیں، انڈین فوج بھی ہو سکتی ہے، اس میں جیسے ہمارے ہاں زینب جیسے کیسز ہو جاتے ہیں، تو اس قسم کے مجرم لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو سب ملا ملو کے یہ 2680 بالکل ڈاکٹر صاحب، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسی چیز کو، یعنی قتل و غارت کو، عورتوں کی بے حرمتی کو ہی جواز بنا کر انڈیا کی اس وقت کی وزیراعظم اندرا گاندھی نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی بعد کی بنی ہوئی بات ہے۔ اندرا گاندھی نے جنرل مانک شاہ کو، ابھی تو قتل و غارت شروع بھی نہیں ہوئی تھی، مانک شاہ سے انہوں نے 1970 کے اوائل میں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بنگلہ دیش پہ حملہ کریں، انڈیا ایسٹ پاکستان پر حملہ کریں، اور ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے علیحدہ کریں۔ یہ بات ہو رہی 1970 کے اوائل کی۔ اس وقت تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس کے اوپر جنرل مانک شاہ نے انہوں نے کہا کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں، مجھے کافی وقت لگے گا۔ تو انہوں نے پھر اندرا گاندھی نے پھر پوچھا کہ آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے، تو ان کا کم سے کم مجھے 9-10 مہینے کی تیاری چاہیے، اور مجھے بہت پیسے بھی چاہیے ہوں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بجٹ بنایا، پیسے لیے، اس کے بعد وہ سوویت یونین گئے، جنرل مانک شاہ سوویت یونین گئے، اسرائیل اور برطانیہ سے اکوپمنٹ لیا اور یہ ٹریننگ شروع کی۔ اٹ واز سم ٹائم ان اکتوبر 1971 کہ جنرل مانک شاہ نے کہا کہ اب میں تیار ہوں۔ تو یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا نا، انہوں نے تو پوری تیاری کی تھی اور پورا وقت دیا اپنی فوج کو تیاری کرنے کا کہ وہ مشرقی پاکستان پر حملہ کریں، اور انہوں نے اس کی تیاری کی، اور بہت سے ملکوں نے ان کی مدد بھی کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اگرتلا کنسپریسی میں یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے کہ اس وقت کے مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مجیب الرحمان کو غدار ثابت کرنا چاہتی ہے؟ اصل میں یہ اگرتلا کانسپریسی کیس کے سلسلے میں بہت ڈیٹیل ہمارے پاس موجود تھی، مگر پاکستان ایز یوزول ہم نے کچھ کیا نہیں تھا۔ یہ ایک ہندوستان میں ایک کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا دی اگرتلا ڈاکٹرائن، اور وہ انڈیا کے ایک فوجی افسر نے لکھی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں 5-6 کتابیں اور بھی چھپیں جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہندوستان کو کس طریقے سے اپنے نارتھ ایسٹرن ایریا میں ان کو کس قسم کی انسرجنسی کی پاسبلٹی ہے، اور لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنا پڑے گا۔ اس کتابوں کے چھپنے کے بعد، اور ان کتابوں کے مطابق بھی ہندوستان کا پہلے پروگرام تھا کہ یہ جو کیس ہے اگرتلا کانسپریسی کا، اس کو 1962 میں پاکستان کو 2 لخت کر دیا جائے۔ وہ نہیں ہوا بیکاز چین اور انڈیا کی جنگ ہو گئی تھی۔ پھر 1965 میں ہو جائے، اس میں ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اندرا گاندھی نے کہا یہ ایسے نہیں ہوگا، اور اس نے راہ بنائی، اور راہ کو اسپیسیفکلی ٹاسک کیا، بارڈر سیکورٹی فورس بنائی، اس کو بھی پرٹیکولر ٹاسک دیا، فوج کو تیاری کروائی، اور یہ ساری تیاری کوئی 3-4-5 سال لگ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پھر امپلیمنٹ کیا۔ یہ ویسٹ پاکستان had nothing to do with it، یہ تو سارا سب کچھ انڈیا میں ہوا تھا۔ ٹھیک، بالکل ڈاکٹر صاحب، را کو جو ٹاسک دیے گئے تھے وہ ان میں سے وہ ایک تو تھا ہی، لیکن اس کے بعد بھی جو را کی کارروائیاں ہیں، جو را کی انٹرفیرنس ہے پاکستان کے اندر وہ جاری ہے۔ سانحہ APS جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے۔ پھر بلوچستان میں جس طریقے سے، یا گوادر میں جس طریقے سے حالات کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے مذموم سازشیں جو ہیں وہ ہر وقت جاری رہتی ہیں پاکستان کے خلاف۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ایکچولی بات را کا پروسیس ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ کلبھوشن یادیو کی جو گرفتاری ہوئی تھی، اس نے اپنے منہ سے قبولا ہے کہ میں نے کتنی دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں کیے، اور نہ صرف بلوچستان میں کیے، کراچی میں کیے، اور میں نے یہ کیا کیا گند کیا۔ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ متحدہ کو بھی کس طریقے سے را نے ٹرین کیا، سپورٹ کیا، ان کے قائد کو بھی، خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی، اور بہت سے لوگ ہیں۔ ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہے، حکومت پاکستان کو پتہ ہے، مگر حکومت پاکستان اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے رکھتی ہے،
اور بلوچستان میں بھی یہی ہوا، اور جو کچھ افغانستان میں ہو رہا تھا وہ بھی ہمیں بہت حد تک پتہ تھا، اور جو پھر ایونچولی وہ 16 دسمبر 2014 میں APS میں واقعہ ہوا، اور اس میں بھی ہماری بہت غلطیاں تھیں. ایسا نہیں تھا کہ ساری ذمہ داری راہ کی ہے اور ساری انہی کی کیپیبلٹی تھی، اس میں ہماری بھی بہت غلطیاں تھیں، اور ہم نے کیونکہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں تو یہ مسئلہ اس لیے گڑبڑ سے گڑبڑ تر ہوتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب 16 دسمبر تو ایک ایسا واقعہ تھا کہ شاید اس وقت لگا تھا کہ شاید اب جو ہے وہ ہم جاگ جائیں گے، اب جو ہے وہ ہم اس غلطی سے ضرور سیکھیں گے، کیونکہ یہ تو وہ واقعہ تھا جس نے ہر بندے کا دل جو ہے وہ دہلا کر رکھ دیا تھا. اس وقت شاید یہ محسوس ہوا تھا کہ نہیں اب چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم بھول بھال جاتے ہیں ساری چیزوں کو. وہ ایک ہماری قوم کا مزاج بن گیا ہے، اور اس کو چودھری شجاعت حسین جو ہے بہت اچھی طرح سے ذکر کرتے ہیں نا کہ ہر چیز میں مٹی پاؤ. تو ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے مٹی پاؤ کا کہ آپ چلو آگے بڑھو یار، ڈنگ ٹپاؤ آگے بڑھو. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ انفارچونیٹلی اب ہماری قوم میں بہت حد تک، اور ہمارے لیڈران میں خاص طور پر، کیونکہ ان سب کی کوئی نہ کوئی ویکنسز ہیں. اگر یہ جو بات میں نے اتنی کھل کے کہی، اور میں کراچی میں رہتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جو میں بات متحدہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ حکومت پاکستان کو بھی پتہ ہے، اور مگر ہم مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے خلاف ایکشن نہیں کرتے، اور اسی لیے وہ ان کا زرداری صاحب کا بہادر بچہ انوار بھی گھوم رہا ہے. ایسے تو کتنے سارے اور لوگ ہیں کہ عزیر بلوچ کا بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا. تو اصل میں میڈم اس میں جو بات میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ایئر مارشل اظہر خان کی کتاب ہے وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری. مجھے انفارچونیٹلی جو بات نظر آتی ہے کہ اصغر خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے کچھ ہسٹری سے کچھ سیکھا نہیں. مثلا میں اگر یہ بھی کہوں کہ APS کے اندر حکومت پاکستان کی جو نالائقیاں تھیں وہ تو تھیں ہی، جو سیکیورٹی کی لیپسز ہوئے تھے وہ تو تھے ہی، مگر میں اگر یہ بھی کہوں آپ سے کہ حکومت پاکستان اور حکومت KP کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا ان ماؤں کو اور ان باپوں کو اور بہن بھائیوں کو جن کو اتنی شدید تکلیف پہنچی تھی، آن اے اسکیل آف 1 to 10 میں کہوں کہ انہوں نے تو اس کو 10 میں سے میں 4 نمبر بھی نہ دوں. جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہے یہ مسئلہ. ڈاکٹر صاحب یہ المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھتے بس جب، اور شاید ہماری میموری جو ہے وہ بھی بہت کم ہے، ہم جلدی بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اور مٹی پاؤ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ والی ایک پالیسی ہے ہماری. لیکن آئیڈیلی اگر میں پوچھوں ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہونا چاہیے ان حالات میں، کس طریقے سے دشمن کی سازشوں کو جو ہے ان سے بچا جا سکتا ہے. گوادر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ شاید ایک سوچ ہے ان کے ذہن میں کہ گوادر کا پروجیکٹ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کہیں کوئی معاشی ترقی نہ ہو جائے، پاکستان آگے نہ بڑھ جائے. کس طریقے سے ہم الرٹ رہ سکتے ہیں، کس طریقے سے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہسٹری سے سیکھا جا سکتا ہے؟ آئیڈیلی کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ذرا وہ آئیڈیل تو جانے کی بہت دور کی بات ہے. ذرا گوادر کو ہی سمجھ لیجئے. گوادر میں یہ جو موومنٹ ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو علم ہے کہ گوادر میں آج بھی پانی نہیں ہے. میں ڈیفنس کراچی میں رہتا ہوں، میں یہاں پہ 3000 گیلن کا پانی 5,500 روپے کا ٹینکر خریدتا ہوں. ٹھیک ہے، ہر مہینے میں ہمارے یہاں 3-4 ٹینکر آتے ہیں. یہی 3000 گیلن کا ٹینکر گوادر میں 35,000 روپے کا ملتا ہے. اب ہے ظلم یا نہیں ہے؟ گوادر جو ہے از دا ماؤتھ آف سی پیک، اور اب وہاں سے سی پیک شروع ہوتا ہے، اور آج تک میری حکومت کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو بجلی دے دیتی، ان کو پانی دے دیتی. بجلی پانی نہیں دیا، بجلی تو وہاں ایران سے آتی ہے، اور پانی ہم نے کوئی دھیلے کا کام نہیں کیا. اچھا، نہ اس میں بلوچستان گورنمنٹ نے کچھ کیا، نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ کیا، نہیں، پانی نہیں ہے. اور ابھی جو وہاں پہ بیچارے وہ جو ان کی ساری موومنٹ چل رہی ہے، آج بھی پتہ نہیں ان کو کیا بیوقوفی کر کے ان کے ساتھ کیا ایگریمنٹ سائن کیا ہوگا. جو آج ہی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ تھوڑی دیر پہلے کہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے ہدایت الرحمان صاحب کے ساتھ. پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا بیوقوف بنایا ہوگا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹرالرز کو اجازت دی، جو کہ کراچی سے بھی ٹرالرز گئے اور اس میں غیر ملکی ٹرالرز بھی ہیں،
اور ان کو کہا کہ آپ اس علاقے میں مچھلیاں پکڑیں. اچھا ان کے پاس ہیں 400-600 فٹ لمبے جہاز, ان بیچاروں کی 30-40 فٹ کی کشتی ہوتی ہے, تو یہ کیا ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ان کا تو روزگار ہی ختم ہو گیا. آپ نے نہ پانی دی, نہ بجلی دی, نہ انفراسٹرکچر دیا, نہ ہاؤسنگ دی. اب بیچارے وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے وہ بھی پکڑنی چھوڑ دی. اور پرائم منسٹر صاحب میرے بیٹھے ہوئے, اور ان کا جو احتجاج ہے اس کو چلتے چلتے 27-28 دن ہو گئے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب کو نوٹس ہی نہیں لے رہے. مطلب یہ کوئی بات ہے؟ تو اس کے اندر کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کے اندر میں اب آپ سے کھل کے کہتا ہوں یہ بات. دیکھیے پولیٹیشین سے کوئی بات پازیٹیولی ایکسپیکٹ کرنا یہ ایک بڑی ناسمجھی کی سی بات ہے. یہ میرا اور آپ کا, جرنلسٹ کا بھی ایک بہت ضروری رول ہے کہ وہ ان باتوں کو اجاگر تو کریں اور کھل کے کہیں تو صحیح کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بجلی اور پانی کا بتایا, آپ خود سوچئے میڈم, از اٹ ایشو اور ناٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. تو نہ ہیلتھ وہاں ہے, نہ ایجوکیشن ہے, اور سارا پاکستان گوادر کرتا رہتا ہے. تو یہ تو ایشو ہے نا ہمارے ساتھ. میں اگر اس میں آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان سے کیا کیا جائے, وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو اس سلسلے میں 2 خط لکھے ہیں, آج پھر ایک خط لکھ کے آیا ہوں کہ اگر آپ نے ہندوستان کو بیک فٹ پہ کرنا ہے تو یو کین ڈو دس بائی وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ. آپ کیا کریں؟ نمبر 1, آپ کو صرف 3 سٹیپ لینے ہیں. نمبر 1, آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ RSS ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اٹ از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اینڈ وی پاکستان, ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ RSS از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اگر وہ جیش محمد اور لشکر طیبہ کو کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اسے اناؤنس کریں. دوسرا آپ یہ کہیں کہ ہم BJP جو RSS کے ماتحت ایک آرگنائزیشن ہے وہ بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کو بھی کریں. اچھا جب آپ یہ کریں گے تو ہندوستان کو وقتہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ RSS کے بارے میں ہزاروں صفحے موجود ہیں, ڈاکیومنٹس ٹی وی پر بھی ہیں, ریٹن ڈاکیومنٹس بھی ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں. نمبر 3, جب یہ کر لیں تو تیسرا صرف یہ اناؤنس کر دیں کہ آپ مودی کو لے کے جا رہے ہیں ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز اے ٹیررسٹ. یہ شخص ٹیررسٹ تھا 2002 سے لے کر 2014 تک, یہ امریکہ نہیں جا سکتا تھا. اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا امریکہ نے, یورپ بھی نہیں جا سکتا تھا. یہ کیا ہوا کہ 2014 میں یہ پرائم منسٹر بن کے پوتر ہو گیا؟ پوتر تو نہیں ہوا نا. ان کو مغربی ممالک نے اپنے کیے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, بٹ بائی ڈوئنگ دس انڈیا ول ہیو ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی اس طریقے سے ہم انڈیا کو ڈیفینسو سچویشن میں ڈال سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کیا. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر جنید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تاریخ دان, محقق, مصنف, اور بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کر کے گئے ہیں, اور ایک لائحہ عمل ابھی انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو ان کی طرف سے خط بھی لکھے گئے ہیں, اور انہوں نے 3 سٹیپس کا ایک لائحہ عمل دیا ہے جس سے ہم بھارت کو ڈیفینسو سچویشن میں ڈال سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ. اس وقت سندھ خصوصاً کراچی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر سیاست میں ایک بار پھر سے لسانیت کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ اسمبلی میں نیا بلدیاتی نظام کا بل اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باوجود کثرت رائے سے منظور ہونے کے بعد اپوزیشن کی طرف سے شدید تنقید کا شکار ہو رہا ہے. منظور کیے جانے والے بل کے بعد سندھ کے لیے نئے بلدیاتی نظام کے تحت کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن یا بلدیہ عظمیٰ کراچی سے شہر کے بڑے اسپتالوں بشمول صبھراج اسپتال, عباسی شہید اسپتال, سرفراز رفیقی اسپتال, لیپروسی سینٹر اور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا انتظام واپس لے کر صوبائی حکومت کے زیر انتظام دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پیدائش اور اموات کے سرٹیفکیٹس جاری کرنے اور انفیکشس ڈیزیزز سمیت تعلیم اور صحت کے شعبوں پر لوکل گورنمنٹ کا اختیار ختم کر کے صوبائی حکومت کے زیر انتظام دے دیا گیا ہے. بلدیاتی حکومت ترمیمی بل 2021 کے مطابق صوبائی دارالحکومت کراچی سمیت صوبے کے بڑے شہروں حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, میرپور خاص, شہید بے نظیر آباد میں کارپوریشن لائی جا رہی ہے, اور ان شہروں میں تحصیل کی بجائے ٹاؤن سسٹم اور یونین کاؤنسل کی جگہ یونین کمیٹیاں ہوں گی. یونین کمیٹیز کے وائس چیئرمینز ٹاؤن میونسپل کاؤنسل کے رکن ہوں گے, جبکہ ٹاؤن میونسپل کاؤنسل کے اراکین سے میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ہوگا. ترمیمی بل کے مطابق میٹروپولیٹن کارپوریشن 50 لاکھ آبادی والے شہر میں قائم کی جائیں گی. ٹاؤن میونسپل کاؤنسل کے اراکین کی مدت 4 سال ہوگی. میئر کا انتخاب اوپن بیلٹ کی بجائے خفیہ ووٹنگ سے ہوگا,
अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉलें दी जा रही हैं और सबसे अहम ये है कि अपोजिशन इस बिल को लिसानियत के साथ जोड़ रही है, जबकि आज वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिनसे ये मालूम हो सकता है कि सिंध में एक बार फिर से लिसानियत की बुनियाद पर सियासी मामलात चलाने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन पर लिसानियत का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि अपोजिशन सिंध हुकूमत पर। इसी पर बात करेंगे कि पस पर्दा है क्या। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। सईद गनी साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि एक लामतनाही सिलसिला है तनकीद का, आप उन पर और वो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो लिसानी फसादात की साजिश करना चाहती है, जबकि अपोजिशन ये इल्ज़ाम जो है यानी MQM जमात इस्लामी वो आप लोगों के ऊपर लगाते हैं, आपके ऊपर लगाते हैं कि आप लोग लिसानियत को हवा दे रहे हैं। मुझे नहीं पता अगर आपने ये लोकल गवर्नमेंट जो तरामीम हुई हैं वो पढ़ी हैं नहीं पढ़ी हैं, अगर उनको आप देखें तो मुझे नहीं समझ आती कि उसमें से कौन सी लिसानियत की चीज़ें जो वो निकाल रहे हैं। जिस दिन ये पहली मरतबा अमेंडमेंट हुई थी असम्बली में, आज से कोई तकरीबन 3 हफ्ते हो गए होंगे शायद उसको, तो उस दिन से MQM ने शहर भर में जो बैनर्स लगाए हैं वो इंतहाई काबिल एतराज़ हैं और मैं समझता हूँ कि उन बैनर से एक नफ़रत की सियासत की बू आती है, लिसानी सियासत की बू आती है और सूबा सिंध में लोगों को आपस में दूर करने की साजिश की बू आती है। और ये MQM का एक वतीरा रहा है, वो जब भी अंडर प्रेशर होते हैं, जब भी दबाव का शिकार होते हैं, जब भी उनके वोटर उनसे दूर हो रहे होते हैं, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो ये तो सारा कुछ इन्होंने किया है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से तासुर उभरा कि जी पीपल्स पार्टी ये कर रही है। पीपल्स पार्टी अफोर्ड ही नहीं कर सकती ये चीज़ें। हम पूरे पाकिस्तान में भी और सूबा सिंध में भी और ख़ास तौर पे कराची में भी तमाम लोगों को, तमाम अक़वाम को, तमाम लिसान को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी पार्टी में हर इलाके के और हर ज़बान बोलने वाले लोग हैं। तो पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो किसी एक ज़बान की बुनियाद पर या कौमियत की बुनियाद पर जो है अपनी सियासत को आगे बढ़ाए। अलबत्ता MQM का तरीक़ेकार वारदाती यही है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन लोग जानते हैं कि इस किस्म की सियासत करता कौन है। अच्छा, MQM, PTI, जमात इस्लामी, PSP ये सिंध बल्दियाती बिल को काला कानून या काला बिल जो है वो करार दे रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि आप लोग तो कहते हैं कि ये उसी तर्ज पे है जिस तरीके से मुशर्रफ के दौर में था, लेकिन MQM ये बिल्कुल मान नहीं रही, वो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत फ़र्क है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि जनरल मुशर्रफ के कानून जैसा है, और बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि 2013 में जो कानून था, जो पीपल्स पार्टी की मौजूदा सिंध हुकूमत ने और मौजूदा साहब ने कहा ना सईद गनी साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी की उसमें अक्सरियत थी, उस असम्बली ने ही बनाया था। हाँ। उस असम्बली के बनाए हुए कानून में और आज के कानून में बेहतरी है। हमने उसमें मज़ीद चीज़ें इम्प्रूव की हैं। तो ये जब आके कहते हैं कि जी पहले से दिए गए इख्तियारात को कम कर दिया, तो ये झूठ बोलते हैं और या तो उन्होंने समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। और कई चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ जो उन्होंने गलत बयानी की है। उन्होंने कहा डेथ, बर्थ और मैरिज की रजिस्ट्रेशन का इख्तियार ले लिया, बिल्कुल गलत, उसमें मौजूद है। उन्होंने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो टैक्स उनको मिलता था वो ले लिया, बिल्कुल गलत, वो अपनी जगह मौजूद है। तो अगर कोई चीज़ें पढ़ेंगे नहीं और ये तासुर देंगे कि हमसे छीन लिए, तो ये गलत है। अदरवाइज़ इस कानून के तहत हमने प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन जो है वो इनको दे दी है, जो पहले नहीं थी। हमने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का को चेयरमैन मेयर को बना दिया है, जो पहले नहीं था। हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बना दिया है, जो पहले नहीं था। हमने सूबाई हुकूमत के 8 महकमे जो हैं वो इनके साथ जोड़ दिए हैं, जो इनको रिपोर्ट्स देंगे और उन रिपोर्ट्स पर ही अपनी सिफारिशात भेजेंगे, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन भी शामिल है, 7 दीगर महकमे हैं। हमने पहली मरतबा अपने सूबे में बल्दियाती काउंसिल्स में जो माजूर लोग हैं उनको और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको उनके लिए नशिस्तें रख दी हैं, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बेहतरी की है उस कानून में। अब ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो बेहतरी आपने की है वो कम है, उसमें और करें, लेकिन ये कहना कि जी पहले से जो इख्तियारात थे उसमें कमी कर दी, ये गलत है। और जो बुनियादी वजह मुझे समझ आई है कि PTI और MQM को ख़ास तौर पे उनको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन अगर अभी होंगे कुछ महीनों में, तो इनका हशर बहुत बुरा होना है उसके अंदर। इसलिए कि कराची में हालिया दिनों में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो कैंटोनमेंट्स के हों, चाहे वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के बाई इलेक्शंस हों, पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। MQM और PTI का वोट बैंक बुरी तरह से कम हुआ है।
सईद गनी साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर एक बयान दिया, उन्होंने कहा काला कानून जो कह रहे हैं उनका मुंह जो है वो काला होगा। आपको नहीं लगता ज़रा सख्त बयान था ये बिलावल भुट्टो साहब का? और फिर इस तरह के बयानात के बाद या इस तरह की तलखी के बाद जो बैठकर एक बात करने का एक रास्ता खुला होना चाहिए, वो भी फिर ऑप्शन जो है वो बंद हो जाता है। देखिए, सियासी जमातें जो हमारी मुखालिफत में हैं वो एतराज़ उठा सकती हैं, मेरी बातों पर भी, मेरे बयानात पर भी, बिलावल साहब के बयानात पर भी, चीफ मिनिस्टर के बयानात पर भी उठा सकती हैं। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि वो हमारे मुतल्लिक़ क्या क्या कह रहे हैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो जो मर्जी है कहते रहें और सामने से वो तवक्को करें कि हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। लेकिन इससे हट के भी अगर चेयरमैन साहब की आप पूरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो जो मफहूम था उसका वो ये था कि लोग आपको मुस्तरद करेंगे और लोग आपका बुरा हशर करेंगे, और जो आप इस कानून को बुरा कह रहे हैं आपका बुरा होने वाला है। तो बहरहाल ये तो हकीकत है कि इलेक्शंस में उनके साथ बुरा हशर होने वाला है। लेकिन आप ये सईद गनी साहब, आपने ये भी कहा कि अस्पतालों के बाहर बैनर्स आवेजा हैं और कराची के अस्पतालों में गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर, ये उन बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ है। कौन, यकीनन आप हुकूमत हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग ये पता चलाएं और जो जिम्मेदारान हैं उनको फिर अंजाम तक पहुंचाएं अगर ये हो रहा है जिस तरह आप कह रहे हैं। तो देखिए, अगर नहीं हो रही, हो रही है, और ये बैनर्स एमक्यूएम ने लगाए हैं। एमक्यूएम की तकारीर सुने ना, वसीम अख्तर की तकारीर सुने, ख्वाजा इजहार की सुने, आमिर खान की सुने, मैं तो नाम बता रहा हूँ आपको। पिछले कोई 10-15 दिन में जो उन्होंने स्पीचेस किए वो सुने इनकी निकाल के, आप ये क्या कह रहे हैं। बल्कि आमिर खान की तो आज से कुछ शायद 2-4 हफ्ते पहले की तकरीर, बड़ी ख़तरनाक किस्म की तकरीर उन्होंने की है। वो तो कह रहे हैं हमें वही रास्ता इख्तियार करने पड़ेगा जो हम पहले करते थे, हमें एक इशारा करते थे शहर बंद हो जाता था, हम पता नहीं क्या क्या करते थे, सब हो जाता था। तो ये तो अपना जहन बना के बैठे हुए हैं कि ये 22 अगस्त वाली तकरीर हुई है उससे पहले वाला माहौल बनाएंगे और शहर को उसी तरह दहशत ज़दा करेंगे जैसे पहले ये करते थे। तो जाहिर है कि एज ए गवर्नमेंट, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और जिस तरह आपने कहा कि ये कराची इसका मुतमिल नहीं हो सकता, पूरा पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता इसको, और ये नुकसानात हम पहले बहुत उठा चुके हैं। और इसीलिए मैं रोज़ाना बात करता हूँ और कराची के शहरियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस किस्म की साजिश कराची में हो रही है, जिसका अल्टीमेटली लॉस जो है वो कराची में रहने वाले लोग होंगे, उनको होगा, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हों, चाहे कोई और कौमियत के लोग हों। तो ये एमक्यूएम साजिश कर रही है और इस साजिश से हमने शहर को बचाना है, और पॉलिटिकल पार्टीज की बुनियादी तौर पर ये जिम्मेदारी है कि वो इसमें हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर इत्तलात सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ बात करनी है क्रिकेट के हवाले से, सीरीज फिर खतरे में है, कोरोना ने एक बार फिर से वार कर दिया है। ब्रेक के बाद साथ रहिए। क्रिकेट शौकीन के लिए एक बार फिर से मायूस कुन खबर है जी। वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों में कोरोना केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज जून 2022 तक मुलतवी की गई है। आज वेस्ट इंडीज के 6 खिलाड़ियों समेत मेहमान टीम के 2 ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के सबब मैच के इनेकाद पर सवालिया निशान लग गया। कोरोना मुस्बत आने के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ T20 सीरीज खेलने को तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेहमान टीम को सीरीज खेलने पर कायल करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुए, और बाद में दोनों ममालिक के बोर्ड्स ने बाहमी इत्तेफाक से मैच का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की जो सीरीज हफ्ता 18 दिसंबर से कराची में शुरू होनी थी, अब इसे मुलतवी कर दिया गया है, और अब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के खिलाफ T20 सीरीज का आखिरी मैच हारने के बाद अपने वतन वापस रवानगी की तैयारियों में है। लेकिन जिन 6 खिलाड़ियों और 2 ऑफिशियल्स का कोरोना मुस्बत आया, वो करंतना मुकम्मल करने के बाद ही वतन रवाना हो सकेंगे। अब सवाल यह है कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पै दर पै नाकामियों का सामना करना पड़ा है। कभी न्यूजीलैंड की टीम का पाकिस्तान आकर मैच खेलने से इंकार और ग्राउंड से वापसी, कभी इंग्लैंड टीम का दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना, और अब पाकिस्तान आई हुई वेस्ट इंडीज टीम मैच अधूरे छोड़कर अपने वतन वापस जा रही है। इन तमाम नाकामियों का जिम्मेदार कौन, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं याया हुसैनी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। याया, ये क्या अब किस पर डाला जाए, अब इसका मुद्दा जो है वो किस पर डाला जाए? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट के सितारे, अगर मैं कहूँ, गर्दिश में हैं, जो कि यहाँ पर जो चीज़ शुरू होती है वो भी नहीं हो पाती, अब कोरोना आ गया बीच में? सबसे पहले तो आयशा अस्सलाम वालेकुम। और जहां तक आपने मलबा डालने की बात की, तो देखें जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मामला था उससे बिल्कुल ये डिफरेंट सिनेरियो है, और ये जो मुद्दा है ये आप किसी पर डाल नहीं सकते। इसका सारे के सारा जो मामला है ये किस्मत का मामला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच क्रिकेट वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पाकिस्तान आए और उन्होंने दुनिया को एक बार फिर आईना दिखाया कि पाकिस्तान सेफ, साउंड एंड सिक्योर मुल्क है, जहां पर बिला खौफ व खतर आप क्रिकेट खेल सकते हैं।
लेकिन आयशा एक चीज अंडरस्टैंड करने की है, समझने की, और वो ये कि वेस्ट इंडीज के ये जो खिलाड़ी हैं जो दो अलहदा अलहदा फ्लाइटों के जरिए कराची के कायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, अब वो किसी चार्टर्ड प्लेन से सफर करते हुए वेस्ट इंडीज से बराह रास्त कराची नहीं पहुंचे, बल्कि वो कमर्शियल फ्लाइट के जरिए जो है वो कराची पहुंचे। और ये भी आप मानती हैं कोविड के हवाले से काफी आपको अवेयरनेस है, काफी शोज कर चुकी हैं कि इस तरह के जो रिजल्ट है वो देन एंड देयर नहीं आते। जब वो पाकिस्तान आए थे उन सबके रिजल्ट जो है वो जनाब माइनस आए थे, बट उसके बाद अब उनके जो पॉजिटिव रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ, अब वो जो है वक्तन पर वक्तन ये चीजें सामने आई। और जहां तक उनका ना खेलने की बात है, एक बार फिर उनका आपको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। आज उन्होंने तीसरे T20 मैच को अपने 2 मजीद खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद मेक श्योर किया कि वो मैच मुनक्किद हो। लेकिन जो मसला है 3 एक रोजा मैच ना खेलने का, एक तो उनके पास खिलाड़ी दस्तयाब नहीं थे, दूसरा अगर आपको याद हो अनफिट होकर उनके जो कैप्टन है कैरन पोलार्ड वो इस सीरीज से दस्तबरदार हो गए थे। उन्होंने T20 के लिए निकोलस पुरान को, वनडे के लिए शाही होप को कप्तान बनाया था, शाही होप का भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बहुत ही शॉर्ट सीरीज थी, इतना वक्त नहीं था कि उनके खिलाड़ी जो है रिकवर करके दोबारा टीम को ज्वाइन करते, ना ये पॉसिबल था कि वेस्ट इंडीज इतना दूर है कि वहां से किसी खिलाड़ी को आप यहाँ बुला लेते। दूसरी बात यह है कि ये जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज है वो 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग क्वालिफाइंग राउंड का इवेंट है, तो हर मैच के 10 पॉइंट हैं। तो अगर वेस्ट इंडीज ने ये फैसला किया तो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फैसला किया, वरना उनके पास खिलाड़ी होते नहीं और वो बिल्कुल प्लेट में रख के पाकिस्तान को 30 पॉइंट दे देते। तो इस एतबार से अगर कहा जाए तो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, ना वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, ये सारा किस्मत का मामला है। अच्छा याया, मुझे ये भी बताइएगा कि ये आपको लगता है कि ये कोई मिसमैनेजमेंट थी कि कमर्शियल तैयारी के जरिए या कमर्शियल फ्लाइट के जरिए खिलाड़ियों को यहाँ लाया गया, क्योंकि इस चीज़ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कहीं जो इन्होंने वायरस जो है इनको लगा वहीं से, एयरपोर्ट से जब फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, फिर 32 घंटे का एक दौरानिया भी बता रहे हैं कि वो पूरा करने के बाद वो यहाँ पर पहुँचे। तो कुछ चार्टर्ड तैयारी का इंतजाम होना चाहिए था आपके ख्याल में, ये मिसमैनेजमेंट हुई या फिर यही तरीकाकार था और इसी तरीके से आना था उनको? देखिए आयशा, हाँ ये आप जरूर कह सकते हैं कि क्वारंटीन का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा नहीं था। अगर उसके लिए आप कम से कम 10 दिन रखते तो शायद चीजें सेटल डाउन हो जाती, लेकिन जिस तरह बैक टू बैक क्रिकेट हो रही है, जिस तरह नॉन स्टॉप क्रिकेट हो रही है, उस तनाजुर में ये एक शॉर्ट सीरीज थी और 3 वनडे 3 T20 मैचों के लिए 2 हफ्ते से भी कम वक्त के लिए वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान का सफर किया था। जहां तक आपका ये कहना है कि जी चार्टर्ड प्लेन से क्यों वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का सफर नहीं किया, तो ये वायबल मैं कहूंगा कि शायद नहीं था क्रिकेट वेस्ट इंडीज के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि इतनी बड़े हजम की ये सीरीज नहीं थी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर चार्टर्ड प्लेन का आप बंदोबस्त करते, इस सीरीज के स्पॉन्सर इतने तगड़े नहीं थे, सीरीज में पैसे आपको इतने नहीं मिलने थे जितने चार्टर्ड प्लेन पे खर्च हो जाते। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड गई चार्टर्ड प्लेन से तो 7 घंटे की फ्लाइट थी, अफोर्डेबल था और वहां पर बड़ा नुकसान था इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन बाद में जो खिलाड़ी गए थे वो कमर्शियल फ्लाइट से गए थे, तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और फिर दूसरी बात यह कि एनसीओसी ने जब 100% लोगों को अलाउ किया, तो मेरा जाती ख्याल यह कि इस तरह के टेस्ट होंगे तो इस तरह के नतीजे तो सामने आएंगे। तो अब ये चीजें भी आपको देखनी होगी। लोग मुझसे अभी फोन करके ये पूछ रहे थे, दोस्त मेरे ये पूछ रहे थे कि जी पीएसएल को तो हिट नहीं हो जाएगा, पीएसएल के 14 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में 27 जनवरी से शुरू होने। तो उनको मेरा सिंपल जवाब आपके प्लेटफॉर्म से भी यही है, कोई खतरे की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्टेट डिसीजन है पीएसएल के हवाले से। अगर किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आता है उसको आप दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देंगे, टूर्नामेंट ऑन रहेगा। ठीक है। अच्छा या एक और चीज और एक सवाल और भी उठाया जा रहा है, वो ये कि जब पता चल चुका था कि टीम के कुछ अरकान का कोरोना मुस्बत आ गया तो फिर एक और मैच खेलने के लिए क्यों फोर्स किया गया? और फिर बायोसिक्योर बबल में अगर खिलाड़ी एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर उसको बायोसिक्योर बबल नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं कहा जाएगा ऑब्वियसली। तो ये भी एक मिसमैनेजमेंट है। मैच होने का कि आज के मैच के हवाले से 14 खिलाड़ी दस्तयाब थे वेस्ट इंडीज को, सीरीज वो हार चुके थे तो वो अपनी बेंच को ट्राई कर सकते थे। और आज के मैच का नतीजा अगर हमारे अगेंस्ट आ भी जाता, आज उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, तो सीरीज पर कोई फर्क पड़ना नहीं था। और इस मैच के बाद उनको जाना था, उनके पास इतने खिलाड़ी थे कि वो आज का मैच खेल लेते। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मनाया और वो मान गए, दैट्स वंडरफुल। बट वनडे सीरीज का मैं आपको मसला बता चुका हूँ। जहां तक बायोसिक्योर बबल की आप बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से कहना यह है कि
क्योंकि मैच जो है वो खुली फजा में खेला जा रहा था, तो ठीक यहाँ है। पर ऐसा कोई खतरा था नहीं। दूसरी बात यह है कि क्रिसमस से पहले उनके खिलाड़ी ये ख्वाहिश रखते थे कि वो वापस अपने वतन पहुंच जाए। ऐसा ना हो, क्योंकि जो खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, ठीक है। वो पहले अपने क्वारंटीन के दिन पूरे करेंगे, उसके बाद वो ट्रैवल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और उस सीरीज़ के हवाले से बात करते जो कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ मुलतवी हो गई है। बहरहाल इवेंचुअली तो शायद यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के सितारे जो हैं वो फ़िलहाल गर्दिश में हैं, इसलिए एक के बाद एक कोई भी वजह बनती है और पाकिस्तान में क्रिकेट जो है शायकीन को मायूसी का सामना करना पड़ता है कि क्रिकेट जो वो देखना चाहते हैं वो हो नहीं पाती किसी वजह से। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन और बहुत अच्छे दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में ज़रूर आए, पाकिस्तानी शायकीन जो हैं वो क्रिकेट से महसूस हो सकें, अपने ही वतन में यानी होम ग्राउंड पर उनको क्रिकेट खेलने का मौका मिल सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। ख्याल रखिए अपना।